हाँ, वो लगा रहे हैं। केमिस्ट्री में हो गया होगा तुम्हारा सिलेबस? हाँ, इसीलिए कम वो तो केमिस्ट्री वाले सर लास्ट वीक भी छुट्टी पे थे, तभी तो 2 लगी थी ना मैथ्स की। वापस लगा दिए देखो। एक काम तो करवा दिया ना, 1.5 घंटे क्लास लगा दी तुम्हारे लिए। ये अच्छा हुआ मैं। हाँ, तो क्या कर रहे थे अपन लोग? वेक्टर थ्री में कंप्लीट हो गया। हाँ, कोई डाउट? एक्सरसाइज 1 कंप्लीट। कोई डाउट हो तो बताओ। हाँ, नहीं है? है किसी को है कोई डाउट? एक्सरसाइज 1 चलो वो तो कर ले पहले, फिर वापस आगे काटते हैं। तो सिलेबस कब कंप्लीट करना चाहेंगे अपन? नेक्स्ट वीक पूरा? तो फिर पूरा वीक क्या करेंगे हम? तो जल्दी हो जाएगा। तो रिवीजन करेंगे, देखते हैं चलो, अगर क्लास लगती है तो। डिस्कशन पूरा हुआ नहीं तुम्हारा? हम्म, वो जो इवनिंग में चल रहे थे चैप्टर उनका तो हो गया था डिस्कशन। बाइनोमियल, पीएनसी। बाइनोमियल हो गया था। हाँ मतलब तो ठीक है, तो मतलब नहीं किया ना। हाँ बात वही है, वो यहाँ पे भी नहीं करते वहां भी नहीं किया। हाँ चलो देखते हैं। हाँ, बाइनोमियल। हाँ, रिवीजन करते हैं, पहले जो करंट चल रहा है वो पढ़ लें। हाँ, ठीक है, क्या कहाँ से डिस्कस करना है? एक्सरसाइज 1 सेक्शन सी भी करना है, बताओ। पार्ट 1 सेक्शन सी में कोई डाउट? हो गया तो फिर आप ही बोल रहे हो सी, तो डी बताओ। डी, सी में अभी भी रह गया है C12। Prove that the shortest distance between the diagonals of a rectangular parallelepiped. Rectangular parallelepiped क्या हुआ? क्यूबॉइड। हाँ, रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप को क्यूबॉइड बोल दे। Whose, ये इसका मीनिंग है कॉन्करेंट एजेस है ना, साइड आर ए बी सी एंड द एजेस नॉट मीटिंग इट। हाँ, तो किसके बीच का एंगल पूछा है? डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस पूछे, डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप एंड द एजेस नॉट मीटिंग इट। तो कोई एक डायगोनल लेना है और कोई एक साइड लेनी है जो उसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही होगी, उनके बीच की डिस्टेंस। तो शॉर्टेज डिस्टेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, रिजल्ट है वैसे तो, दो लाइंस के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस अगर वो नॉन इंटरसेक्टिंग है, जैसे स्क्यू लाइंस हो गई, तो उसके लिए आपको इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो पहले तो कुछ इमेजिन कर लो, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड बना लेते हैं। साइड लेंथ दी हुई है ही सही, ऐसे एक बना लो, ठीक है। क्योंकि डिस्टेंस पूछे अपने पैड से कुछ भी ले सकते हैं, तो एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग ले लेते हैं। दिस इज ओरिजिन, एक्स इधर वाई इधर जेड, साइड लेंथ दी हुई है ए बी सी, तो कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे अपन को। ए नाम भी देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। अब डायगोनल कौन सा लेना है? जैसे ओजी ले लें, ओजी डायगोनल, तो जी के कोऑर्डिनेट्स अपने को मिल जाएंगे। वैसे अगर आप लिखोगे जल्दी से ए बी सी लिख दें, है ना, जी के कोऑर्डिनेट्स ये आ जाएंगे, A00 इधर आ जाएगा, ये जेड है तो 0 0 सी 0 B 0। तो एक तो जैसे डायगोनल ले लेते हैं ओजी, तो साथ में वो साइड अपन को लेनी है जो इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। जैसे कौन सी साइड लेना चाहेंगे भाई?
ओजी डायगोनल के साथ जो इसको इंटरसेक्ट ना करे, कोई भी ले लो, ए एफ ले ले, ए एफ, हाँ ये ओजी डायगोनल हो गया, साइड ए एफ, राइट। तो अब इक्वेशन लिख सकते हैं ना अपन को, दो दो पॉइंट पता है, एफ के कोऑर्डिनेट्स और लिख दो। एफ के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं, एक्स वाई प्लेन में हो गया, ए कोमा बी कोमा जीरो। तो ठीक है, इक्वेशन लिख दो, कार्टेशियन में लिखो, सिमेट्रिक फॉर्म में, डायगोनल की इक्वेशन, ओजी की इक्वेशन और एएफ की इक्वेशन। हमारे पास रिजल्ट है वो डिटरमिनेंट की फॉर्म में, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए वो अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। प्रूफ करना है वो ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। तीन आंसर है ना, आर, ठीक है, सिमिलरली करके बता देंगे, एक आ जाएगा तो पैटर्न बन जाएगा ना कि हमने कौन सा साइड और डायगोनल का कॉम्बिनेशन लिया है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और सी में और कोई, डी में, D2, given the vectors m and p, एक कुछ दिया हुआ है, एंगल such that angle between m and n is equal to angle between p and m cross n, which is equal to alpha. Then find the value of scalar triple product D2। हाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट n p m का फाइंड करना है, और हमको बस एंगल दिया हुआ है, एक तो m और n के बीच का एंगल हमें पता है ना, और p का m क्रॉस n के साथ एंगल पता है, तो इसको लिखा कैसे जाए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को कि उसको यूज भी कर सके। हाँ m क्रॉस n बनना चाहिए ना, तो इसको कैसे लिख दे, पी एम एन लिख दे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा p डॉट m क्रॉस n। अब p और m क्रॉस n के बीच का एंगल दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा मॉड p मॉड ऑफ m क्रॉस n इंटू cos of angle between these two vectors which is alpha, ये आ गया। और फिर m क्रॉस n भी लिख पाओगे भी, उनके बीच का एंगल भी दिया हुआ है, मॉड m मॉड n इंटू साइन अल्फा। तो देखो आंसर तो फिर क्या दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इन टर्म्स ऑफ अल्फा, आ गया भाई। तो यूनिट वेक्टर्स है तो इसकी 1 1 1 हो जाएंगे मैग्नीट्यूड, सिंपल। और D3 7 3 7 देख लेते हैं। D3 में तो क्या है, ए बी सी तीन वेक्टर्स दिए हुए, नॉन जीरो वेक्टर सच दैट C इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B। एक यूनिट वेक्टर चाहिए परपेंडिकुलर टू A एंड B, तो क्रॉस प्रोडक्ट से मिल जाएगा, A क्रॉस B अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, और ये तो यूनिट वेक्टर से डायरेक्शन मिल गई। इफ द एंगल बिटवीन A एंड B इज π/6, वो भी दिया हुआ है, तो A1 डिटरमिनेंट का स्क्वायर, ये तो फिर प्रॉपर्टी भी है ना, इसके बराबर आता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के स्क्वायर के बराबर। अच्छा उसमें कहाँ देखा था अपने वेक्टर, इसको और कहाँ देखा हुआ है, हाँ चलो ये डिटरमिनेंट का स्क्वायर तो नहीं। हाँ तो इसमें अपन को तो C अगर लिखना हो तो कैसे लिखें, D3 C इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B, तो ऐसे लिखते हैं A क्रॉस B अपॉन मॉड ऑफ A क्रॉस B, ऐसे लिख पाएंगे, प्लस माइनस कर दो भले ही, क्योंकि वो दो डायरेक्शन पॉसिबल है। तो अब इसने ये जो डिटरमिनेंट दिया हुआ है, ये तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से मिल जाएगा अपन को, राइट। दूसरा A और B के बीच का इफ द एंगल बिटवीन A एंड B इज π/6, वो दिया हुआ है, तो A और B के बीच का एंगल है, तो इसको लिख पाओगे ना। वैसे A क्रॉस B क्या बनेगा डिटरमिनेंट की फॉर्म में, डिटरमिनेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें वैल्यू पुट कर दो, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बॉक्स ऑफ ABC डिटरमिनेंट में आ जाते हैं, है ना। एंगल भी दिया हुआ है A और B के बीच का। 7 में और क्या है, गिवन दैट एक वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन इज x प्लस 1 बाय p स्क्वायर p डॉट x इंटू p इक्वल्स टू q। एक वेक्टर इक्वेशन है, देन शो दैट p डॉट x इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स p डॉट q, एंड हेंस
फाइंड x इन टर्म्स ऑफ p एंड q। वेक्टर इक्वेशन है, वेरिएबल है यहाँ पे x, तो x फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ p एंड q, और ये प्रूव भी करना है p डॉट x जो है 1/2 p डॉट q के बराबर है। वेक्टर इक्वेशन में क्या ही करते हैं, इसको वेरिएबल को डॉट और क्रॉस से फ्री करना होता है। कैसे किया जाए, किसके साथ डॉट या क्रॉस लिया जाए, p डॉट x अपन को चाहिए, क्या मिलेगा, p के साथ डॉट प्रोडक्ट ले ले, डॉट विद p, डॉट विद p, क्योंकि p डॉट x ऑलरेडी है, यहाँ पे भी आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, p डॉट x प्लस ये स्केलर क्वांटिटी हो गई, ये p डॉट p बनेगा अपॉन ये p स्क्वायर है, इसको कैंसिल हो जाएगा, ये p डॉट q, तो p डॉट p स्क्वायर होता है, ये p स्क्वायर से कैंसिल, p डॉट x प्लस p डॉट x, तो पहला पार्ट तो बहुत इजीली आ गया, और इसी को वापस पुट कर देंगे तो x की वैल्यू भी आ जाएगी, राइट। यही p डॉट x की वैल्यू वापस गिवन इक्वेशन में रख दे तो x वेक्टर आ गया इन टर्म्स ऑफ p एंड q। सिंपल, बड़ा आसान सा सवाल था ये तो, वेक्टर इक्वेशन। और सेक्शन ई में प्लेन, नो डाउट, इतना टाइम मिला फिर भी E8, ये डी पे चल रहे हैं, E13, 8 और 13, चलो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग पैरेलल लाइंस एंड दिस दो लाइंस की इक्वेशन दी हुई है, पैरेलल लाइंस, और उन दोनों को कंटेन करने वाले प्लेन की इक्वेशन लिखनी है। तो पैरेलल लाइंस उसने पहले बता ही दिया, क्योंकि लाइंस की इक्वेशन में कुछ अननोन है। फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है, उसमें कोई अननोन नहीं है, x माइनस 4 3 माइनस वाई जेड। दूसरे वाले में x माइनस 3 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स y प्लस 2। तो यहां से पैरेलल लाइन बोला गया है, तो वहां आप कौन सा कंसेप्ट यूज करोगे, डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल कर देंगे, y माइनस 3 अपॉन माइनस 4 और z माइनस 2 अपॉन 5, ये फर्स्ट लाइन होगी। एंड सेकेंड लाइन इज दिस x माइनस 3 अपॉन 1 इक्वल टू y प्लस 2 अपॉन 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू z अपॉन 1 बाय म्यू, ऐसा कुछ है। तो अब क्लियरली जब दोनों लाइंस पैरेलल है तो हम बोलेंगे डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल है। तो फर्स्ट वाला जो है वो तो वैसे भी सेम सेम है, 1 1। तो जब एक प्रोपोर्शनल में अगर एक सेम हो जाता है तो बाकी दोनों को भी सेम होना चाहिए, तो रेशियो 1 हो जाएगा ना। तो इसलिए लैम्डा और म्यू की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, 1 बाय लैम्डा इक्वल टू -4, 1 बाय म्यू इक्वल टू 5, वैसे। तो ये तो हो गया। अब दोनों कंटेन करने वाले प्लेन की इक्वेशन चाहिए ना। प्लेन की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए होता है, कोई भी एक पॉइंट और नॉर्मल, तो अपना काम हो जाएगा। पॉइंट तो हमारे पास दो दो आ जाएंगे, इसपे भी एक पॉइंट हमें पता है 4 3 2, सेकेंड लाइन पे भी पता है 3 -2 0। दोनों में से कोई भी एक पॉइंट यूज कर लें, और दोनों लाइंस पैरेलल है तो दोनों का पैरेलल वेक्टर सेम सेम है, तो लैम्डा म्यू की जरूरत भी नहीं है वैसे, आई थिंक जहां तक है। तो पैरेलल वेक्टर तो डिनोमिनेटर में जो लिखे नंबर्स डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे, तो पैरेलल वेक्टर भी आ गया, आई कैप -4 जे कैप प्लस 5 के कैप पैरेलल वेक्टर। तो हम लिख दे आई -4 जे कैप प्लस 5 के, लाइंस पैरेलल है, पैरेलल वेक्टर भी सेम सेम होगा, राइट। एक वेक्टर ये, दूसरा दोनों पर एक एक पॉइंट बताए, पॉइंट्स ऑन लाइन। एक को अपन ले देते हैं ए, दैट इज 4 3 2, एंड सेकंड पे ले लेते हैं बी, वो आ जाएगा 3 -2 0। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं दोनों लाइंस पे, इनको ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर बनेगा ए बी वेक्टर, ये कितना आ रहा है देख लो, -i -5j -k और 2k, ए बी वेक्टर ये बन रहा है। तो अब क्योंकि दोनों लाइंस एक ही प्लेन में है, जिस प्लेन की इक्वेशन अपन को चाहिए, तो लाइंस पे लाई करने वाले पॉइंट भी उसी प्लेन में होंगे, तो उन दोनों को ज्वाइन करने वाला वेक्टर भी उसी प्लेन में होगा या प्लेन के पैरेलल होगा। तो ए बी वेक्टर इज आल्सो पैरेलल टू द प्लेन, और लाइन प्लेन में है तो लाइन का पैरेलल वेक्टर भी प्लेन के पैरेलल है। इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से नॉर्मल आ जाएगा, ए बी क्रॉस बी वेक्टर,
क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, नॉर्मल आ गया, उसके डीआर आ गए, दोनों में से कोई भी एक पॉइंट लेकर प्लेन की इक्वेशन लिख दो। ऐसे लिखते हैं, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन। ठीक है, अच्छा कोई दिक्कत फिर भी। 13, find the equation of planes passing through the points 1 2 and making an angle of 0.25 pi, मतलब 0.25 pi means pi by 4 radian with another plane x plus y minus 3 equals to 0. प्लेन की इक्वेशन चाहिए पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ पाई बाय 4 विद द अदर प्लेन। क्या करें भाई? हाँ, क्या क्या कर सकते हैं इसमें? एंगल को किस तरह से यूज करना है? देखो, या तो आपको प्लेन की इक्वेशन चाहिए तो आपको नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो जरूर चाहिए होंगे, नॉर्मल चाहिए होगा, तो या तो आप लेट कर लो ए बी सी, है ना, और उसी से एंगल भी आता है, दो प्लेन्स के बीच का एंगल, दैट मीन्स उनके नॉर्मल के बीच का एंगल। तो एक रिलेशन तो वो एंगल से बन जाएगा पाई बाय 4 कॉस थीटा वाले फॉर्मूले से, a1 a2 प्लस b1 b2 करके, एबीसी में एक रिलेशन है ना। बाकी दो पॉइंट्स अगर उस प्लेन में है तो दोनों को ज्वाइन करने वाला वेक्टर भी उनके प्लेन में होगा, उसी प्लेन में होगा। एक वेक्टर प्लेन में है तो नॉर्मल के परपेंडिकुलर एक रिलेशन वहां से बनेगा। या फिर आप इक्वेशन लेट कर लो, लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन बी, ऐसे लेट कर लेते हैं जनरल इक्वेशन। अब एबीसीडी सब फाइंड करने पड़ेंगे अपन को ना, नंबर वन। अब पॉइंट जो दिए हुए उनको यूज कर ले पहले, तो 1 0 0 से पास कराना है, तो ये क्या आएगा रिलेशन 1 0 0 a प्लस डी इक्वल टू 0। दूसरा एक और पॉइंट है 0 1 0, तो यहां से आ जाएगा 0 1 0 बी के साथ b प्लस डी इक्वल टू 0। ठीक है, बी और ए दोनों ही डी की टर्म्स में आ जाएंगे। और एक फॉर्मूला कॉस थीटा वाला, नॉर्मल्स के बीच का एंगल कॉस पाई बाय 4 इक्वल टू, इसके डायरेक्शन रेशियोज हो गए नॉर्मल के एबीसी, और जो गिवन प्लेन है दूसरा उसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो है, इक्वेशन से देख के पता लग जाएंगे 1 1 0, राइट। तो एंगल के लिए फॉर्मूला है a1 a2 b1 b2 c1 c2 कौन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इधर भी ऐसे ही, यहां से एक काम जरूर कर लें, इसकी वैल्यू लिख दें a इक्वल टू माइनस डी, बी इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस डी। इसको यहाँ पुट करें, हाँ, तो 1/√2 इक्वल्स टू, इधर क्या क्या बन रहा है, माइनस डी अपॉन डी स्क्वायर 2d² प्लस सी स्क्वायर रूट टू कैंसिल, यहां से बन के आ रहा है 2d² प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू -2d, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो इसका भी एक रिलेशन और मिल गया सी का डी के टर्म्स में, सी स्क्वायर इक्वल टू 2d² प्लस माइनस √2d। जब एबीसी तीनों की वैल्यूज ही डी की टर्म्स में आ गई तो प्लेन की इक्वेशन आ गई, फिर तो इक्वेशन ऑफ प्लेन ये आ जाएगा ना, a इक्वल टू माइनस डी, b इक्वल टू माइनस डी, c इक्वल टू प्लस माइनस √2d प्लस डी, डी सब जगह से गायब हो गया, -x माइनस y प्लस माइनस √2z प्लस 1 इक्वल टू 0। सही है, देखो कहीं कोई दिक्कत? बताओ। E13 D8, D8 कहाँ से रह गया है?
अगेन वेक्टर इक्वेशन। हाँ भाई, और कोई रह गया? पार्ट टू इसमें बता दो। पार्ट टू सेक्शन C2। C2। अरे बड़े मुस्कुरा रहे हो आज। हाँ टोपी वाले। हाँ बहुत मुस्कुरा रहे हो, कुछ खास बात है? तुम्हारे बचपन से सपना था कुछ? कोचिंग करने जाएंगे कोटा में। C2 में लेट एक वेक्टर ए दिया हुआ, बी दिया हुआ है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस आर करो। ये तो अपन ने बताया था ना, शायद तो डिस्कस भी हो गया क्लास में। सेम साइड में लेके आए, क्योंकि लाइंस की इक्वेशन उस फॉर्म में है नहीं जैसे अपन जानते हैं, तो सेम साइड में लेके आएंगे, एक वेक्टर कॉमन आ जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ गया, दैट मींस पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो लेमडा के टर्म्स में लिख दे, तो वो आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा वी के टर्म्स में आ जाएंगी दोनों इक्वेशन, एक को लेमडा एक में म्यू लेकर, तो ठीक है, आर को इक्वेट करके लेमडा और म्यू की वैल्यू आ जाती है 1 1, तो वैसे आ जाएगा। क्लास में डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में। और कोई बताओ अच्छा सा। D2। D2 में फॉर अ नॉन जीरो वेक्टर ए, इफ द इक्वेशन a डॉट b इक्वल्स टू a डॉट c, a क्रॉस b इक्वल्स टू a क्रॉस c होल्ड साइमल्टेनियसली, तो क्या बताएं भाई देन? a इज परपेंडिकुलर टू b, क्या लिखा है ये? a इज परपेंडिकुलर टू b इक्वल टू c, ये क्या बात होती है? a इक्वल टू b, a इक्वल टू c, b इक्वल टू c, हाँ ये तो पहला ऑप्शन तो कुछ अजीब सा है, परपेंडिकुलर टू b इक्वल टू c, इसका मतलब क्या हुआ? b और c दोनों के परपेंडिकुलर है, और b और c बराबर है, इक्वल वेक्टर से, तो a डॉट सेम साइड लेके आए ना भाई, सेम साइड लेके आओ। D2 जैसे a डॉट b माइनस a डॉट c इक्वल टू जीरो, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ना, ए b माइनस c, ऐसे लिख दें, तो ये है a इज परपेंडिकुलर टू b माइनस c, मतलब डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है तो हम क्या ही कंक्लूड करते हैं, इधर उधर परपेंडिकुलर और वन ऑफ देम इज अ जीरो वेक्टर। जीरो, उसने क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है, नॉन जीरो वेक्टर है a, बी और सी के बारे में ऐसा कुछ बोला नहीं है, कुछ भी हो सकता है, तो इससे अगर पॉसिबिलिटी निकल के आएगी तो ये कि या तो a जो है वो b माइनस सी के परपेंडिकुलर हो, या फिर b माइनस सी एक नल वेक्टर जीरो वेक्टर बन जाए, यानी कि b इक्वल टू सी हो जाए, तो आइदर a इज परपेंडिकुलर टू b माइनस सी और b इक्वल टू सी, राइट। क्रॉस प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, उसमें भी यही काम करें, a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c, सेम साइड आ गई, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो ये a क्रॉस b माइनस सी इक्वल टू जीरो। यहां से क्या कंक्लूजन निकलेगा? क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आता है, तो आइदर बोथ आर पैरेलल और वन ऑफ देम इज अ जीरो वेक्टर, तो एक ऐसा वेक्टर है जो b माइनस सी के परपेंडिकुलर भी है और पैरेलल भी है एक साथ एट द सेम टाइम, ऐसा हो सकता है, परपेंडिकुलर भी हो और पैरेलल भी हो जाए, तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या बचता है? इक्वल वेक्टर, मतलब वो जीरो वेक्टर बन जाए b माइनस सी, तो ये तो बन नहीं सकता, तो क्या दिया हुआ है? b इक्वल टू सी, थर्ड ऑप्शन, राइट, जो हम श्योरली बोल सकते हैं, क्योंकि एक साथ परपेंडिकुलर और पैरेलल तो कैसे बोलोगे दो वेक्टर्स को? ओके ओके, और बताओ। 8, D8, A B C B three unit vectors such that B is not parallel to C, ठीक है, नॉन कोलिनियर है, नॉन पैरेलल वेक्टर्स, और साथ में दिया हुआ है एक क्रॉस प्रोडक्ट, वो लिखते हैं अपन D8, वो है A क्रॉस 2B क्रॉस C is equal to B, ये दिया हुआ है, then the angle that A makes with B and C are respectively, तो वेक्टर टेबल प्रोडक्ट है, उसकी डेफिनेशन तो यूज करें पहले, ये आ जाएगा A डॉट C इंटू 2B माइनस A डॉट 2B इंटू C
इक्वल्स टू बी। अब इसने जो स्टेटमेंट दिया है दैट बी इज नॉट पैरेलल टू सी, मतलब नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, नॉन पैरेलल नॉन कोलिनियर। तो अगर दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर की बात आए, नॉन पैरेलल पैरेलल की बात आए, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। नॉन पैरेलल वेक्टर्स हमने लिखे है ना इधर, टू नॉन पैरेलल वेक्टर्स जो होते हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। तो एक को आप दूसरे के लीनियर उसमें स्केलर मल्टीपल में नहीं लिख पाते हो। हम ए इक्वल टू लेमडा भी लिख ही कब पाते हैं, जब पैरेलल हो। अब पैरेलल नहीं है तो आप ए को बी के स्केलर मल्टीपल में नहीं लिख पाओगे। तो अब एक बी वेक्टर नजर आ रहा है, एक सी वेक्टर नजर आ रहा है, ये तो स्केलर क्वांटिटीज हैं। तो बी वाला बी के बराबर होगा ना, सी वाला सी के बराबर होगा कोफिशिएंट। बी को आप सी की टर्म्स में लिख नहीं पाओगे क्योंकि नॉन पैरेलल है। तो सिंस बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर, तो आप ये बोलोगे बी वाला बी के बराबर। जैसे बी के इधर क्या लिखा हुआ है कोफिशिएंट में, 2 टाइम्स ए डॉट सी, उधर लिखा हुआ है बी के साथ 1, तो ये 1 के बराबर होगा। इधर सी के साथ जो लिखा है वो है ए डॉट 2 बी, हालांकि माइनस में है, तो ठीक है। राइट साइड में सी है नहीं, अगर लिखना हो तो 0 के साथ लिख देंगे। तो ये मिल गया आपको दो इक्वेशन। अब ए और बी सी के बारे में क्या बोला, यूनिट वेक्टर्स हैं और उनका एंगल पूछा है ए का बी और सी के साथ, तो यहां से आ जाएगा एंगल। ए डॉट बी तो 0 ही आ रहा है, तो ए और बी तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए। इधर डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दो, मॉड ए मॉड सी 1 हो गए, कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, 5/3 एंगल आ गया, राइट, 5/2 एंड 5/3। और D4 पार्ट 2, ABC is a unit vector such that C dot A, C is perpendicular to A। D4 में जो इक्वेशन दी है उसी को देख के हम बोले A और B वेक्टर्स दिए हैं, C is a unit vector which is perpendicular to A, क्योंकि C dot A 0 है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब तीनों एक ही प्लेन में है, कोप्लेनर है, और ए के परपेंडिकुलर है, और ए और बी के प्लेन में है। ऐसा एक सवाल हमने किए हैं वेक्टर इक्वेशन के टाइम, यानी यूनिट वेक्टर डी बोथ ए एंड सी इज परपेंडिकुलर टू। तो अब सी अगर ए के परपेंडिकुलर है और ए और बी के प्लेन में भी है, तो डायरेक्ट कैसे लेट कर सकते हैं भाई, डेफिनेशन क्लियर है तो हम बोलेंगे ना ए के परपेंडिकुलर बी और सी के प्लेन में कौन सा वेक्टर आता है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्रॉस सी लाइज इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी एंड परपेंडिकुलर टू ए। तो यहाँ पे भी तो वही दिया हुआ है, ए के परपेंडिकुलर है, सी इज परपेंडिकुलर टू ए, और सी लाइज इन प्लेन ऑफ ए एंड बी, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है। तो हम डायरेक्ट लेट कर ले ऐसे सी को, और वैसे भी उसने मैग्नीट्यूड दिया है ना, सी का क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर तो कैसे आ जाएगा, ए के परपेंडिकुलर तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट ए और बी के ही प्लेन में, तो ये आ गया वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो ए और बी के प्लेन में होगा और ए के परपेंडिकुलर भी होगा। यूनिट वेक्टर चाहिए तो इसका मैग्नीट्यूड। अब ए और बी वेक्टर्स दिए हुए हैं तो ये आ जाएगा, है ना। ऊपर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन यूज कर लो, प्लस माइनस ले सकते हैं इसमें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि दो डायरेक्शन होंगे ना जस्ट अपोजिट साइड में। तो सी ऐसा कुछ हो सकता है, इसमें आपको बस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन यूज करके ये वेक्टर फाइंड कर लेना है, सी वेक्टर आ जाएगा। और सी आ जाएगा तो फिर वो बोल रहा है आगे यूनिट वेक्टर डी बोथ ए एंड सी इज परपेंडिकुलर टू, एक यूनिट वेक्टर डी जो ए और सी दोनों के परपेंडिकुलर, अगेन ए और सी का क्रॉस प्रोडक्ट, तो डी वेक्टर क्या आ जाएगा, ए क्रॉस सी अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, उसे प्लस माइनस लगा दो बोले, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड सी, ऐसे। और चाहो तो अलग अलग कैलकुलेट करने के बजाय, पर ठीक है उसको फाइंड तो करना ही पड़ेगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्योंकि मैग्नीट्यूड चाहिए। नहीं तो हम डायरेक्ट सी की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, स्केलर तो अलग चला जाएगा,
वो ठीक है, इससे अच्छा अलग अलग ही कर लो, वेक्टर दिए हुए हैं दोनों। किसमें? लीनियरली इंडिपेंडेंट तीन वेक्टर्स। सी इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। अच्छा इसमें, हाँ मतलब लेमडा ए प्लस म्यू बी टाइप, क्योंकि ए और बी का लीनियर कॉम्बिनेशन में आ जाएगा ना, अगर एक ही प्लेन में है तो। बिल्कुल सही है। और ई, सेक्शन E5 D6 रह गया। A क्रॉस B इक्वल टू C क्रॉस D एंड A क्रॉस C इक्वल टू B क्रॉस D, देन द वेक्टर्स A माइनस D B माइनस C R बना दो। भाई आपको A माइनस D B माइनस C बनाना है तो इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके कैसे ना कैसे करके लेके आएंगे। इसे इसने क्या क्या दिया हुआ है, A क्रॉस B इक्वल टू C क्रॉस D, एक ये, इधर से कुछ कॉमन आएगा नहीं, एक और इक्वेशन दी हुई है A क्रॉस C इक्वल टू B क्रॉस D। नंबर टू, अब आपको क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए ए माइनस डी बी माइनस सी। ए माइनस डी कैसे मिलेगा, और बी माइनस सी सब्ट्रैक्ट कर दें। हाँ, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करो, ए कॉमन आ जाएगा, दोनों में सेम ऑर्डर में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बी माइनस सी इक्वल टू यहाँ पे भी ऐसी सी माइनस बी क्रॉस डी, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन में सेम साइड लेके आएंगे तो एक तो माइनस आएगा, उस माइनस को हम हटा देते हैं, इसको बी माइनस सी लिख के, और दूसरा बी माइनस सी इधर भी है पर पोस्ट मल्टीप्लीकेशन में है, तो उसके लिए एक बार और साइन चेंज होगा ताकि इसको अपन लिख सके डी क्रॉस बी माइनस सी। तो अल्टीमेटली साइन क्या आएगा, माइनस। एक माइनस वैसे भी आता है लेफ्ट साइड में लाएंगे तो, एक माइनस इसका जब सी माइनस बी को बी माइनस सी लिखा, और तीसरा माइनस क्रॉस प्रोडक्ट का ऑर्डर चेंज कर दिया अपन ने, तीन माइनस का मतलब एक माइनस, तो ये आ गया, तो कॉमन ही आ गया फिर तो, ए माइनस डी क्रॉस बी माइनस सी जीरो। देख ले भाई, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है तो क्या बोलोगे, ये हो गया D6। और सेक्शन ई पे आ जाए, भी रह गया। 11 तो आसान है, वैसे क्वेश्चन तो अपने क्लास में भी किए हुए हैं, इधर क्रॉस प्रोडक्ट दिया है, डॉट प्रोडक्ट दिया है, ऑप्शन देख के भी थोड़ा आइडिया लग ही जाएगा कि हमें करना क्या है, ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेना है ताकि ए क्रॉस बी बन जाए। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन में ए डॉट एक्स आएगा, उसकी वैल्यू सी पुट करनी, आंसर ही आ जाएगा, सिंपल सा सवाल है। 11। हाँ, सेक्शन ई में E5, if a plane cuts off intercepts A, B, C from the coordinate axis, O is origin, the area of the triangle ABC, क्या ही जानना चाह रहे हैं भाई, कोऑर्डिनेट्स पता लग गया ना आपको, A, 0, 0, 0, B, 0, 0, 0, C, तो ट्राइंगल के जब कोऑर्डिनेट्स पता है वर्टिसेस के, तो एरिया कैसे लिखेंगे, हाफ ऑफ कौन सा डिटरमिनेंट, हाँ ये कौन सा फॉर्मूला पढ़ ली 3D में अपन, डिटरमिनेंट वाला, 2D में है वो, वहां पे x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 लिखते थे, हाफ ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, सिंपल। तीन कोऑर्डिनेट्स है ना, वो 2D वाला फॉर्मूला कैसे लगाएंगे यहाँ पे, है ना, हाफ ए बी क्रॉस ए सी, जब ए बी सी कोऑर्डिनेट पता है तो वेक्टर लिख दो ए बी और ए सी, क्रॉस प्रोडक्ट का हाफ, सिंपल। और भी कोई है, तो E3 पूछ रहे हैं, लोकस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन एक्स वाई प्लस वाई जेड इक्वल टू जीरो इज, क्या नजर आ रहा है, y कॉमन x प्लस जेड इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो और x प्लस जेड इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, y इक्वल टू जीरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लेन ना, एक्स जेड प्लेन,
अच्छा, एक्स प्लस जेड इक्वल टू जीरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लेन। एनी लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट अ प्लेन 3D में। तो y इक्वल टू जीरो एक प्लेन है और x प्लस जेड इक्वल टू जीरो एक प्लेन है। प्लेन के बारे में कुछ बोला है ऑप्शंस में, पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, लाइंस तो नहीं है, पहला ऑप्शन गलत है ना। पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, दूसरा ऑप्शन भी गलत। तीसरा बोल रहा है पैरेलल प्लेन, चौथा बोल रहा है परपेंडिकुलर प्लेन। तो प्लेन्स पैरेलल है कि परपेंडिकुलर कैसे पता लगता है? अरे एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से ही। हाँ, तो फर्स्ट जो y इक्वल टू जीरो उसमें डायरेक्शन जीरो वन जीरो है, x प्लस जेड इक्वल टू जीरो में वन जीरो वन है, तो ऑब्वियसली पैरेलल तो नहीं है। और a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 जीरो आ जाएगा, तो परपेंडिकुलर हो गए। सिंपल, आसान सा सवाल है। और बताओ, बस सिंपल सिंपल है। पार्ट 3 में कोई है? नो? तो वो कितना भी टाइम दे दो तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है ना। पहले टाइम नहीं था तो बोले टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं, कैसे करें कैसे करें। अब इतना टाइम दिए, संडे दिए, मंडे दिए, फिर भी मतलब कुछ तीसरा प्लान तो नहीं है तुम्हारा? कुछ क्या ही करने वाले हो? हाँ, कुछ हो तो हमें बता दो भाई। या रिवील नहीं करना चाह रहे हो कुछ? हाँ? चलो, जो भी है। कहाँ तक पहुंचे थे अपन? ये तो हो गया एक्सरसाइज 1। कॉम्प्लेक्स नंबर में कहाँ पहुंच गए थे? प्रॉपर्टीज हो गई थी सब। कहाँ तक? आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज भी हो गई, मॉडुलस कॉन्जुगेट की भी हो गई, आर्गुमेंट की भी हो गई प्रॉपर्टीज, है ना। ओके, तो एक काम करें, एक छोटा सा कंसेप्ट है वो और देख लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर है, अलजेब्रा पार्ट खत्म हो जाएगा फिर। स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसके लिए हम एक रिजल्ट भी निकालेंगे, पर आपको ठीक है रिजल्ट याद रहे तो ठीक, नहीं तो वो सिंपल सा प्रोसेस है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट फाइंड करने का। स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ भाई। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लो a प्लस आयोटा b, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। कुछ नाम दे इसको। लेट x प्लस आयोटा y बी दी स्क्वायर रूट ऑफ z इक्वल्स टू a प्लस आई बी। a प्लस आई बी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना था, रूट ऑफ a प्लस आयोटा b। हमने उसको लेट कर लिया कि स्क्वायर रूट जो भी होगा वो भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। हम जितने भी नंबर जानते हैं अभी तक वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स ही होते हैं, चाहे रियल हो चाहे इमेजिनरी हो। तो हम तो लेट कर लेते हैं कि हाँ जो भी होगा x प्लस आयोटा वाई टाइप का होगा। तो हम लिख लेते हैं दैट x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आयोटा b। अब आपका काम क्या है, x और y की वैल्यूज ही तो फाइंड करनी है। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ही फाइंड करना होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। तो हम लेट कर लिए, लिख दिए, और उसको सॉल्व करना है एक्स और वाई की वैल्यूज के लिए। अपन को पता है जब कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से लिखा जाता है तो एक्स और वाई रियल नंबर्स होते हैं, ए और बी भी रियल नंबर्स ही हैं जब इस फॉर्म में लिखा जाएगा तो स्टैंडर्ड है। तो इसकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम क्या करें, स्क्वायरिंग कर दे दोनों साइड, तो ये आ जाएगा ए प्लस आई बी। इसका स्क्वायर ओपन कर दें तो एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस वाई स्क्वायर, टू आई एक्स वाई इक्वल्स टू, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल पार्ट आपस में बराबर होंगे, इमेजिनरी पार्ट आपस में बराबर होंगे, ऐसा। टू इक्वेशन टू वेरिएबल है वैसे, इजीली सॉल्व कर पाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए, एक इक्वेशन यहां से बन जाएगी ना। हाँ, तो सॉल्व करें भाई एक्स और वाई के लिए।
तो एक काम हम कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, इनकी वैल्यूज पुट करें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की ए स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर में 2xy का स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये तो क्या बन गया, रूट ऑफ एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, मॉड जेड। तो ये आ गया भाई एक इक्वेशन और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का नंबर 2। वो बहुत सिंपल सी दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है, फर्स्ट और सेकंड को आपस में सॉल्व कर लो, इजीली हो जाएगा। जैसे 1 + 2 किया, वाई स्क्वायर कैंसिल, 2x स्क्वायर की वैल्यू आ गई, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड जेड प्लस ए। तो x की वैल्यू निकालेंगे 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ, अच्छा ये भी अंदर ही आएगा ना, क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ z प्लस a अपॉन 2 का स्क्वायर रूट। ये x की वैल्यू एक्स स्क्वायर आया होगा तो स्क्वायर रूट लिया तो फिर प्लस माइनस लिख दे, क्योंकि x तो हो ही सकता है प्लस माइनस में, रियल नंबर है। जब ये x की वैल्यू आप पुट करोगे किसी भी एक में पुट कर दो एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, देखो क्या आता है, हाँ यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो यहां से y लिख दें तो ये भी वापस प्लस माइनस में आएगा, बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा। a को आप चाहो तो ऐसे भी लिख दो रियल पार्ट ऑफ z, ऐसा ओके। हाँ तो ये x और y की वैल्यूज आ गई, तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, तो डायरेक्ट लिखे अब स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू, देखते हैं भाई, x प्लस आयोटा y था, इसमें प्लस माइनस आ रहा है, इसमें प्लस माइनस आ रहा है, कॉम्बिनेशन कौन सा लिया जाएगा, वैसे तो 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, कौन सा लिया जाए, एनी टाइम कोई सा भी, या फिर कुछ कंडीशन हो सकती है कहीं से भी। भाई एक्स वाई की वैल्यू या तो प्लस प्लस या माइनस माइनस लेते हैं तो ठीक है, प्लस माइनस बाहर आ जाएगा, बीच में प्लस आ जाएगा, लेकिन अगर एक में प्लस एक में माइनस लिया तो फिर वो एक्स माइनस आयोटा वाई टाइप का बनेगा, अपोजिट साइन का आएगा इसका मतलब। तो किसी पे डिपेंड कर रहा है देखो कि एक्स और वाई सेम साइन के होंगे या अपोजिट साइन के, तो ये डिपेंड कर रहा है बी पर। अगर बी पॉजिटिव है तो फिर एक्स इंटू वाई पॉजिटिव है, दैट मीन्स एक्स और वाई सेम साइन के, और अगर बी नेगेटिव है तो एक्स और वाई अपोजिट साइन के। तो ये जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का अपन स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं उसका इमेजिनरी पार्ट पे डिपेंड कर रहा है कि वो सेम साइन का आएगा या अपोजिट साइन का, राइट। तो उसको उसी फॉर्म में लिख रहे हैं फिर अपन। तो दो आंसर्स आएंगे इसके, या तो वो आएगा, प्लस माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ मॉड जेड प्लस ए अपॉन 2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ मॉड जेड माइनस ए अपॉन 2, ऐसा, और प्लस माइनस एज इट इज, बस अब की बार बीच में क्या आएगा, माइनस, क्योंकि अपोजिट साइन के आ गए हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट, डिपेंडिंग ऑन बी, कि अगर बी पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है, ऐसा, या इसको ऐसे लिख दें प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉड जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड अपॉन 2 प्लस आयोटा imaginary part of z is positive,
ऐसे तो सब कुछ z के टर्म्स में लिख दिया है अपन कि z का इमेजिनरी पार्ट अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, नेगेटिव पार्ट अगर इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है तो क्या होगा, बस प्लस माइनस आ जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, नॉट जेड। इसको एज ए रिजल्ट अगर याद रख सके तो रख ले भाई, और इसको डायरेक्ट यूज कर लेंगे, नहीं तो फिर मेथड तो है ही से सीधा सीधा सिंपल सा। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ। हो गया, कुछ क्वेश्चंस ही करते हैं अपन ने, अभी तक कुछ क्वेश्चंस किए हैं लास्ट क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर में, या फिर पढ़ा ही पढ़ा था खाली? आर्ग्यूमेंट, मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट फाइंड करने वाले ना, वो उस टाइम पे किए होंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस और करते हैं चलो, तो इंक्लूडिंग इक्वेशंस, सॉल्विंग इक्वेशंस देखते हैं। क्वेश्चन है सिंपल सा, फाइंड x and y, find the real values of x and y। वो सिंपल सा सवाल है, for which x minus 2y plus 3yi equals to 4 minus, बहुत सिंपल सा, बहुत ही ज्यादा। इसको एक और लिख देते हैं। हाँ भाई, बता आसान सा सवाल है। फर्स्ट, रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फॉर विच दिस होल्ड्स, 0 और -1। मतलब सिंपल सा सवाल है, कंपेयर करना है डायरेक्ट रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। तो जब बोल ही दिया है कि रियल वैल्यूज चाहिए एक्स और वाई की, तो डायरेक्ट कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो रियल पार्ट में x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड इमेजिनरी पार्ट में 3y इक्वल टू -6। तो यहाँ से y तो आ ही गया -2 के बराबर, यहाँ रख दें y की वैल्यू -2 के बराबर, तो ये आंसर आ गया x का और y दोनों का, सिंपल। जल्दी से ये भी बता दो। हम्म, तो वहां पे किया होगा, ठीक है, यहाँ नहीं करते हैं।
हाँ आ गया ना सेकंड ना फोर। हाँ ठीक है, इसमें पहले इसमें करना क्या है, वन प्लस आई अपॉन वन माइनस आई पावर एन इक्वल्स टू वन लाना है। तो पहले इसको सिंपलीफाई कर ले, अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है सिंपलीफाई करने का मतलब ये कि ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिया है। तो उसके लिए वही तरीका है, वन प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे इसको, ताकि डिनोमिनेटर से आयोटा गायब हो जाए। तो ये आ जाएगा वन प्लस आई का होल स्क्वायर, वन प्लस आई का होल स्क्वायर इज वन प्लस आई स्क्वायर प्लस टू आई अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, ऐसा कुछ। तो वन आई स्क्वायर तो कैंसिल, ये बच रहा है टू आई अपॉन ए स्क्वायर माइनस टू पावर एन इक्वल टू वन, at the power n equals to 1, the least positive integral value of n will be 4. सेकेंड लास्ट लाइन क्या लिखा है राइट साइड का, ओ ऐसा कुछ था क्या जो दिखाई नहीं दे रहा था। हम्म, तो वैसे भी देखोगे तो उसमें मिल ही जाएगा, ऐसा कुछ था नहीं उसमें, फॉर्मूला बन के आ गया। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड था ना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन जीरो और सेकंड वाले में लेस देन जीरो। ओके, हाँ। तो ये जैसे इस टाइप की कोई इक्वेशन है, z प्लस मॉड z इज इक्वल टू वन प्लस सेवन आई, तो क्या करें। तो नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन में या किसी भी टाइप की ऐसी इक्वेशन में सॉल्व करना है तो लेट कर ले x प्लस आयोटा वाई टाइप, और फिर वैल्यू पुट करके काम यही करना होता है, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो जब भी ऐसे लेट करते हैं तो x और y तो रियल नंबर्स ही होंगे, इक्वेशन में पुट करते हैं ना, x प्लस आई वाई प्लस मॉड जेड मीन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा। अब एक्स वाई रियल है, इक्वालिटी में कंपेयर कर सकते हैं डायरेक्ट रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को, तो ये बनेगा रियल पार्ट में एक्स प्लस ये पूरा स्क्वायर रूट रियल पार्ट में आएगा इक्वल टू वन, एंड रियल और इमेजिनरी पार्ट में वाई इक्वल टू सेवन, ये तो आई गया, वाई की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू इधर रख दो तो एक्स आ जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 49 इक्वल्स टू वन माइनस एक्स, सॉल्व फॉर एक्स स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर भी कैंसिल, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहां से -24। तो ये आ गया z, एक ही वैल्यू आ रही है z की -24 प्लस 7 आयोटा, ऐसा कुछ। कुछ इक्वेशंस और देखते हैं इसमें, सेकंड z इंटू जेड पावर इक्वल्स टू, या एक थोड़ी इक्वेशन चेंज करते हैं, z स्क्वायर प्लस मॉड z इक्वल्स टू जीरो, z स्क्वायर प्लस मॉड z इक्वल टू जीरो।
ये काम आप सब जगह एनी टाइम कर सकते हो ना, जो लास्ट क्वेश्चन में अपन ने किया, एक्स प्लस आइटा वाई लेट करो, वैल्यू पुट करो, कंपेयर करो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को और सॉल्व करें एक्स और वाई के लिए। इसमें एनी टाइम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ? कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में हम कुछ और काम भी कर पाएंगे, वो हम यहाँ देख लेते हैं। जरूरी नहीं हर क्वेश्चन में कर पाए, कभी कभी हो जाएगा। जेड के लिए सॉल्व करना है, जेड की वैल्यू चाहिए कैसे भी करके। यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो फर्स्ट मेथड आपके पास है ये वाला, एनी टाइम यूज कर सकते हो, अभी हम वो नहीं कर रहे। जेड स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस मॉड जेड, है ना, ऐसा है। तो टेकिंग मॉड बोथ साइड्स, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस मॉड जेड। मॉडुलस ले रहे हैं अपन, दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है तो उनके मॉडुलस भी बराबर होंगे। तो ये बन जाएगा मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड जेड। मॉडुलस में माइनस का क्या काम भाई, मैग्नीट्यूड बताता है वो तो यहाँ से मॉड जेड की वैल्यूज आ जाएंगी, और यहाँ से कितनी, दो वैल्यूज आएंगी, आइदर इट इज इक्वल टू 0 और 1। ये ठीक है। अब मॉड जेड की वैल्यू आ गई, अब मॉड जेड इक्वल टू 0 कब हो सकता है, तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं, मैग्नीट्यूड मॉडुलस कब 0 होता है, जब वो जेड खुद 0 हो जाए। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट 0 कब होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 कब होगा, जब एक्स और वाई दोनों 0 होंगे एक साथ। तो यहाँ से तो डायरेक्ट ही आ जाता है, जेड इक्वल टू 0। नहीं तो वापस गिवन इक्वेशन में मॉड जेड की वैल्यू पुट कर दें, वैसे भी जेड 0 ही आना है। तो एक सॉल्यूशन तो आ ही गया ना, जेड के लिए सॉल्व कर रहे थे, जेड की वैल्यू ही आ गई, जेड इक्वल टू 0, वन सॉल्यूशन। इसको भी यूज करना है, इसको कैसे यूज करें, क्योंकि मॉडुलस इन्वॉल्व है इसमें, तो डायरेक्ट इक्वेशन में रख दें इसको। तो ये बन जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो जेड की वैल्यू चाहिए, तो जेड स्क्वायर इक्वल टू -1। जेड की वैल्यू आ रही है कितना, जेड इक्वल टू -1 का मतलब क्या है, आई स्क्वायर लिख दे। तो जेड स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर का मतलब जेड इक्वल टू प्लस माइनस आई। ठीक है, तीन सॉल्यूशन आ गए, जेड इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू आई, जेड इक्वल टू -आई। अगर वैसे करेंगे एक्स प्लस आइटा वाई लेट करके, तो भी ये तीन आंसर आने चाहिए, एक्स और वाई के तीन कॉम्बिनेशन बनने चाहिए सर। तो कभी कभी ये भी कर सकते हैं ऐसा कुछ, इनका हो जाए वो नेक्स्ट ट्राई करना। अभी देखो इक्वेशन है अगेन, इसमें कितने सॉल्यूशन आएंगे, 1 2 3 4। एक ही आ रहा है, दो आने चाहिए भाई। इसने एक्स प्लस आइटा वाई से किया है, तो भी एक एक्स इक्वल टू 0 आया होगा, तो साथ में वाई 0 आ जाएगा। एक बार एक्स इक्वल टू 0 के साथ वाई की वैल्यू +-1 आनी चाहिए। कितने आ रहे हैं इसका, बस नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 1। कैसे कर रहे हैं, एक्स वाई से, टर्म ऐसे, जेड जेड बार एक प्रॉपर्टी है, बिल्कुल सही है। उसको भी यूज करेंगे, या तो देखो एक्स प्लस आइटा वाई कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। एग्जैक्ट आंसर तो हम अभी उसी से निकालेंगे, क्योंकि हम कुछ और तरीका अपनाएंगे तो उससे क्या है, एक जगह जाके अटक जाएंगे। देखना कैसे, मान लो ऐसा कुछ करने की कोशिश करा, अब यहाँ पे तो क्या है, जेड ही था तो ठीक है कर लिए मॉड जेड। जेड है, जेड बार भी है, तो या तो जेड ही हो या जेड बार ही हो, और तो कोई कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा है, तो उसके लिए प्रॉपर्टी यूज कर ले। या फिर अपन को ये चीज तो पता ही है कि जेड और जेड बार का मॉडुलस तो सेम ही होता है,
तो टेकिंग मॉड अगेन बोथ साइड्स, मॉड ऑफ जेड बार इक्वल्स टू मॉड ऑफ आयोटा जेड स्क्वायर, मॉडुलस की प्रॉपर्टी यूज कर ले, मॉड ऑफ जेड बार को मॉड जेड लिख देंगे, मॉड ऑफ जेड वन जेड टू को मॉड जेड वन मॉड जेड टू लिख सकते हैं इस तरह से, आयोटा का मॉड वन होता है, तो ये मिल रहा है मॉड जेड इक्वल्स टू, अगेन वैसे इक्वेशन बन गई सेम सेम मॉडुलस में, तो फिर से मॉड जेड की दो वैल्यूज आई, 0 और 1, तो अब मॉड जेड इक्वल टू 0 का तो अपन को कुछ और कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, मॉड जेड 0 है इसका मतलब जेड तो कंफर्म 0 है, तो एक सॉल्यूशन तो ये आना ही आना है, जेड इक्वल टू 0 सेटिस्फाई भी करेगा गिवन इक्वेशन को, जेड 0 है तो जेड बार भी 0 है, 0 इक्वल टू 0 सेटिस्फाइड, तो एक सॉल्यूशन तो आ गया। बाकी दूसरे को मॉड जेड इक्वल टू 1 आया, तो वहां पे तो मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी थी गिवन इक्वेशन में, अभी हमारे पास मॉड जेड है नहीं गिवन इक्वेशन में, तो यूज कैसे करें, पर हमारे पास प्रॉपर्टी है जेड और जेड बार की जिसमें मॉड जेड भी आता है ना, जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर, राइट, तो इक्वेशन हम वापस लिख रहे हैं जेड बार इक्वल टू आयोटा जेड स्क्वायर, तो जेड बार को हटा दें यहां से, जेड जेड बार इज इक्वल टू, या फिर हम डायरेक्ट उस रिजल्ट को भी यूज कर सकते हैं कि अगर मॉड जेड 1 है तो जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू 1 होगा, तो जेड बार इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड होगा, तो डायरेक्ट वही लिखते हैं जेड बार इक्वल टू 1 अपॉन जेड, लॉजिक सेम है सिंस जेड इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, so जेड बार इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड, तो यहाँ पे एक इक्वेशन बनी आयोटा जेड क्यूब इक्वल्स टू 1, इसको सॉल्व करना है जेड के लिए, कैसे करें, तो जेड क्यूब इक्वल्स टू 1 अपॉन आई, यहां सॉल्व कर पाएंगे, कैसे, या तो आप एक काम ये करो कि इसको आप क्यूब में कन्वर्ट कर पाओ तो आसान हो जाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत है, फिर हमें दूसरा कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा जो हमने पढ़ा ही नहीं अभी तक, क्या क्यूब में कन्वर्ट हो पाएगा, पहले तो इसको नीचे से आई हटाओ तो ऊपर जाके क्या बनेगा, ये माइनस आयोटा आई से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, नीचे आई स्क्वायर बनेगा, -1 बन गया, ऊपर आई बचा तो माइनस आई बन गया, नाउ व्हाट, माइनस आई को हम क्या लिखते हैं आई क्यूब, अब कैसे सॉल्व करें, अरे ऐसे एल्जेब्रिक फॉर्मूला तो यूज कर ही लेंगे ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये फैक्टर्स हो गए ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर से एक सॉल्यूशन मिल गया आपको z इक्वल्स टू आएगा, एक सॉल्यूशन ये आ गया, इसको 0 किया तो दूसरा सॉल्यूशन, और बाकी फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना अपन को आता है तो जल्दी से सॉल्व कर लो, क्या आते हैं इसके रूट्स, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, तो 0 आयोटा दो रूट से और दो सॉल्यूशन यहां से मिलेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, z इक्वल टू माइनस आई प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर आई स्क्वायर माइनस एस प्लस 4 ए सी अपॉन 2, तो कितना आ रहा है z इक्वल टू माइनस आई प्लस माइनस 4 -1 3 √3/2, ऐसा कुछ, the total number of solutions of this equation is 4, कहीं कोई दिक्कत नहीं तो आपके पास दूसरा मेथड है ही सही, एनी टाइम इसको यूज कर सकते हो, अगर कोई कंफ्यूजन है x प्लस आयोटा वाई लेट करो और सॉल्व करो x और y के लिए,
कभी भी हम ऐसे क्वेश्चंस में अटकेंगे, इक्वेशन टाइप के क्वेश्चंस में, या कभी क्वेश्चंस आएगा आगे जाके, फाइंड द लोकस ऑफ z इफ z सेटिस्फाइज सम रिलेशन, कुछ दे दिया इक्वेशन, z कहाँ लाई कर रहा है, तो कभी कभी लोकस बताने में भी ये काम आता है। आप z की जगह x प्लस आयटा वाई रख दो गिवन इक्वेशन में, और सिंप्लीफाई कर लो, जैसा भी एक्सप्रेशन है, चाहे मॉड लिखा हुआ है चाहे कुछ भी आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है, तो x और y में इक्वेशन आ जाती है। तो उसको देख के तो हम बता ही सकते हैं ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने पढ़ लिया, हमने बोला एज इट इज है। जब आपने एक्स वाई लिख दिया, एक्स वाई में इक्वेशन आ गई, अब पता लग जाएगा सर्कल है, स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सब पता लग जाएगा लोकस क्या है, राइट। तो वो मेथड जो है, अप्रोच एक्स प्लस आयटा वाई, वो आप एनी टाइम यूज कर सकते हो। ओके, कहीं कोई दिक्कत हो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थर्ड, कुछ बताएंगे इसके बारे में? ये तो हो ही गया। दिस वन, दिस एक्सप्रेशन, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, दैट इज यूनिमॉडुलस, यूनिमॉडुलस, एंड z2 का मॉड जो है वो 1 नहीं है, तो z1 का मॉड बताना है। यूनिमॉडुलस मींस इसका मॉडुलस 1 है, यूनिटी। ये भी कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल है। जब कभी मॉडुलस की बात आती है ना, कि मॉडुलस दिया हुआ है, तो उसको आप मॉडुलस को हटा सकते हो यूजिंग प्रॉपर्टी। वो ऊपर प्रॉपर्टी जो लिखे हैं अपन, z, z बार और मॉड z वाली। यूनिट मॉडुलस मींस दिस, मॉडुलस इक्वल्स टू 1। अब क्या ही कर सकते हैं, देखो मॉडुलस प्लस माइनस में तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव होता नहीं है। हाँ, बस ये कि प्रोडक्ट और डिवीजन में जरूर होता है, कि या तो आप इसको स्प्लिट करना चाहो तो ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो, मॉड ऑफ z1 माइनस 3z2 अपॉन 3 माइनस z1 z2 बार इक्वल टू 1। ऐसे जरूर स्प्लिट कर सकते हो प्रोडक्ट में या डिवीजन में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। नाउ व्हाट, अब क्या, प्लस माइनस में तो डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं। अब आपको मॉड z1 भी चाहिए, मॉड z2 भी चाहिए एक्सप्रेशन, और ये प्लस माइनस में मॉडुलस है, तो इसमें और तो कुछ कर नहीं पाएंगे, लेट कर नहीं सकते, दो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 z2, स्क्वायर करे तो, क्योंकि अपन को मॉडुलस की वो प्रॉपर्टी पता है, इसमें मॉड z का स्क्वायर आता है। अपन को मॉड ऑफ z1 प्लस z2 या मॉड ऑफ z1 माइनस z2 भी चाहिए था, तो अपन ने स्क्वायर करके फाइंड किया था, तो यहाँ पे वही है,
स्क्वायर किया और वो प्रॉपर्टी मॉड जेड स्क्वायर इक्वल्स टू जेड जेड बार, 3z2 जेड और जेड बार, इधर भी यही जेड जेड बार, सब कुछ है। बार जो है कॉन्जुगेट वाला वो सब जगह डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, प्लस माइनस प्रोडक्ट डिवीजन, तो ये बन जाएगा z1 माइनस 3z2, ये बन जाएगा z1 बार माइनस 3, एक रियल नंबर है, 3 का कॉन्जुगेट तो 3 के बराबर आ जाएगा, बचेगा z2 का कॉन्जुगेट, इधर भी ऐसे ही 3 का कॉन्जुगेट 3 के बराबर है, इधर प्रोडक्ट में भी डिस्ट्रीब्यूटिव होता ही है, z1 बार z2 बार, मल्टीप्लाई कर दें, क्या हुआ? अच्छा हाँ, यहाँ पे ये है ना, z1 z2 बार है, तो यहाँ पे भी z1 बार z2 हो जाएगा ऐसे। मल्टीप्लाई करें, यहाँ आएगा z1 बार माइनस 3 z1 z2 बार माइनस 3 z1 बार z2 प्लस 9 z1 बार z2 बार लेफ्ट साइड में इक्वल टू राइट साइड में 9 माइनस 3 z1 बार माइनस 3 z1 बार z2, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें प्लस z1 बार z2 बार, ऐसा कुछ मिल रहा है। दो दो टर्म्स तो दोनों साइड से कैंसिल ही हो रही है, z1 z2 बार और z1 बार z2 वाली, ये कैंसिल। इसको अपन लिखते हैं z1 बार को वापस, क्योंकि अपन को मॉड z2 की बातें करनी है, तो ये मॉड z1 स्क्वायर बन गया, ये कैंसिल प्लस 9, यहाँ बन रहा है अगेन मॉड z1 स्क्वायर इंटू मॉड z2 स्क्वायर, राइट साइड में बच रहा है 9, ये कैंसिल प्लस मॉड z1 स्क्वायर इंटू मॉड z2 स्क्वायर, ऐसा कुछ। एक सेकंड रुक जाओ, अच्छा हाँ ठीक है, ये कहाँ से आ गया है, अब इधर देख लिए, तो उधर ठीक है, 9 z2 बार आएगा ना खाली, तो ये मॉड z2 स्क्वायर आएगा खाली, ओके, तो एक टर्म एक्स्ट्रा आ गई थी, ठीक है। ओके नाउ सबको अपन ने मॉड z1 मॉड z2 में कन्वर्ट कर ही लिया है, इसमें अपन को बस ये बताया हुआ है मॉड z2 जो है वो 1 के बराबर नहीं है, और उस केस में अपन को मॉड ऑफ z1 बताना है, तो क्या किया जाए, कुछ कॉमन मन आ जाए तो बताओ, आ रहा है क्या? वैसे मॉड ऑफ z1 स्क्वायर माइनस 9 प्लस 9 मॉड ऑफ z2 स्क्वायर माइनस मॉड z1 स्क्वायर मॉड z2 स्क्वायर, सेम साइड ले आते हैं इक्वल टू 0, इसको एज इट इज रखें, यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है, माइनस मॉड z2 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो मॉड ऑफ z1 स्क्वायर माइनस 9 इधर भी, तो इसके तो ये फैक्टर्स ही हो गए, ना यहां से आती है दो पॉसिबिलिटी, बट एक जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है मॉड z2 इज नॉट इक्वल टू 1, तो ये तो जीरो हो नहीं सकता, दी ओनली पॉसिबिलिटी इज कि अदर फैक्टर जीरो हो जाए, और जैसे आप अदर फैक्टर को जीरो करोगे मॉड ऑफ z1 स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, यहीं से मॉड z1 की वैल्यू आ जाएगी 3, देखो एक ही प्रॉपर्टी अपन ने यूज की है इसमें, एक तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को छोड़ दो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्रो डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूटिव कर दिया मॉडुलस को, देन कॉन्जुगेट की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, देन इंपॉर्टेंट वन इज जेड जेड बार इक्वल्स टू मॉड जेड स्क्वायर, एक बार सीधे सीधे स्टार्टिंग में और एक बार रिवर्स में लास्ट में, इसमें कोई दिक्कत?
नो, एक और लिख देते हैं। इसका हो जाए फिर इसके बारे में कुछ सोचो जरा, क्या करना है, कैसे करना है। जेड आर एक कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन कर दिए पोलर फॉर्म में विद वेरिएबल आर, और इनका प्रोडक्ट बताना है आपको जेड आर का फॉर आर वेरिंग फ्रॉम 1 to 5, Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 से लेके Z5। क्या होगा? ये सब चीजें पढ़ी हुई तो है ही से अपन। हाँ, कहाँ पढ़े थे, बस वही देखो है सिंपल सा, अगर वो याद है तो Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इंटू Z4 इंटू Z5। अगर इसको लिखोगे तो भले अपन को देखो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है, वैसे तो मतलब रिजल्ट जो आएगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसके लिए अपन को मॉडुलस चाहिए और आर्ग्यूमेंट चाहिए, राइट। तो अब इसमें आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो डायरेक्ट कि ये जो प्रोडक्ट आएगा ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका मॉडुलस किसके बराबर है, प्रॉपर्टी से मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 इंटू मॉड Z3 ऐसे। और तो मॉडुलस तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं ना, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टाइप का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कितना है, 1, राइट। तो मॉडुलस इसका 1 आ जाएगा अगर आप ऐसे भी समझो तो। नहीं तो इसका हमने डायरेक्ट रिजल्ट भी लिखा हुआ है एक तो 1 इंटू 1 इंटू 1। तो मॉडुलस आ गया 1। अब बचा आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट के लिए भी प्रॉपर्टी है, प्रोडक्ट में आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 हमने लिखा है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, तो डायरेक्ट लिख सकते हो आप आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस प्रोडक्ट, और वो आप डायरेक्ट लिख दोगे आर की वैल्यू पुट करके। आर्ग्यूमेंट क्या हुआ है, पोलर फॉर्म में दिया हुआ है, तो थीटा जो है आर्ग्यूमेंट है, 1 लिखा तो 2 पाई बाय 5, 2 किया तो 4 पाई बाय 5, 6 पाई बाय 5, 8 पाई बाय 5, 10 पाई बाय 5, that means 10 10 10, 30 पाई बाय 5, that means 6 पाई।
तो जब आपके पास आर्ग्यूमेंट आ गया है कॉम्प्लेक्स नंबर का, मॉडुलस आ गया है, तो फिर डायरेक्ट वो कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 का प्रोडक्ट इक्वल टू मॉडुलस है 1 इंटू cos 6 पाई प्लस आयोटा sin 6 पाई। सिंपल। cos 6 पाई हो गया 1, sin 6 पाई हो गया 0, आंसर इज 1। तो अगर ऐसे प्रॉपर्टीज करना है तो ठीक, मॉडुलस अलग निकाल लो, आर्गुमेंट अलग निकाल लो यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस एंड आर्गुमेंट, या फिर इसमें डायरेक्ट वैल्यू ही पुट कर देते, प्रोडक्ट में हमने वो भी लिखा हुआ है cos थीटा 1 प्लस आयोटा sin थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस आयोटा sin थीटा 2 से लेकर cos थीटा n प्लस आयोटा sin थीटा n, इन सब का प्रोडक्ट जो आएगा वो आएगा cos ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 से लेकर थीटा n प्लस आयोटा sin थीटा 1 प्लस थीटा 2 अप टू थीटा n। उसको भी डायरेक्ट लिख सकते थे, वो भी आया तो प्रॉपर्टी से ही था, उस टाइम पे प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है अपन ने। प्रॉपर्टी इसी में एक और लिखे तो से फाइंड मॉडुलस एंड आर्गुमेंट प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ एक सिंपल सा सवाल अगेन उसी टाइप का जो हम पहले भी किए थे। इक्वेशंस हो गई, आइडेंटिटीज तो फिर ठीक है। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज, मिलर फॉर्म से भी कर सकते हैं, हाँ कर लो भाई, मिलर से कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। किसी भी फॉर्म को यूज कर सकते हो, पोलर, व्हीलर, है ना, एक्स वाई। अब जैसे इसमें भी कोई किसी भी फॉर्म में, जैसे इसमें दिया हुआ है न्यूमरेटर में कुछ है, डिनोमिनेटर में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा की टर्म्स में, न्यूमरेटर में प्रोडक्ट है, या तो हम दो काम कर सकते हैं, या तो हम पहले इसको पूरा सिंप्लीफाई करके एक्स प्लस आयोटा वाई वाली फॉर्म में ले आए यूजिंग दी मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, या तो फिर पहले सिंप्लीफाई करो, ले आओ एक्स प्लस आयोटा वाई वाई फॉर्म में, और फिर उसके लिए मॉडुलस बता देंगे डायरेक्ट, और आर्गुमेंट निकालना भी अपन ने सीखा ही है। ठीक है, तो एक काम तो वो कर सकते हैं, इसके अलावा प्रॉपर्टी यूज करने तो डायरेक्ट कर ले भाई, मॉडुलस कैसे, विदाउट यूजिंग एनी अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या क्या कर सकते हो, इसको z नाम दे दो माइनस आई, तो मॉडुलस की प्रॉपर्टी थी मॉडुलस ऑफ z 1 इंटू Z2, प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, डिवीजन में भी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ माइनस आयोटा इंटू मॉडुलस ऑफ 9 प्लस आयोटा अपॉन मॉडुलस ऑफ 2 माइनस आयोटा, ऐसा। और सबके मॉडुलस डायरेक्ट पुट कर दे, माइनस आयोटा का मॉड 1, 9 प्लस आयोटा का मॉड रूट ऑफ 9 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस आयोटा का मॉड रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये आ जाएगा 82। और डिवीजन में कितना आ रहा है भाई, 5, ऐसा कुछ। तो मॉडुलस तो ऐसे आ गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। और अगर आर्गुमेंट भी निकालना है उसके लिए भी प्रॉपर्टी यही से हमारे पास, आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल्स टू प्रोडक्ट में वो ऐड हो जाता है, और डिवीजन में तो माइनस में आ जाता है। हम प्रिंसिपल ही निकाल ले डायरेक्ट सबका, वो में आता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना। माइनस आयोटा का आर्गुमेंट क्या लिखोगे, -π/2 डायरेक्ट लिख देंगे, तो लिखा हुआ है अपन ने पहले भी। आर्गुमेंट ऑफ 9 प्लस आयोटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में डायरेक्ट देंगे tan इनवर्स ऑफ 1/9 x प्लस आयोटा y, tan इनवर्स ऑफ y/x फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसमें 2 माइनस आयोटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, tan इनवर्स ऑफ 1/2 आएगा एक तो,
tan inverse of 1/2, राइट। नाउ फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए माइनस में आता है, तो ये माइनस माइनस प्लस कर दें, प्रॉपर तरीके से लिखो तो ये है। उसके बाद तो फिर वो प्रॉपर्टी आईटीएफ पे आ जाएगी बात, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे। और उसमें भी फिर ऐसे तो फिर केसेस होते हैं कुछ, बट आपको मेन एक ही केस ध्यान रखना होता है आईटीएफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में फॉर्मूला लगाते टाइम कि एक्स वाई का प्रोडक्ट लेस देन 1 है तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, अगर नहीं तो फिर कुछ और आता है प्लस माइनस में। तो फिलहाल तो ये सीधा सीधा है, x इंटू वाई लेस देन 1 है, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कितना आ रहा है tan इनवर्स के अंदर 11 अपॉन 17, ऐसा कुछ, सही है। इसको एक सिंगल उसमें कन्वर्ट करना हो तो भी कर लेंगे यूजिंग आईटीएफ अगेन, प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ। कैसे, माइनस कॉमन ले लें तो π/2 माइनस tan इनवर्स 11/17, ऐसे। तो π/2 माइनस tan इनवर्स इज cot इनवर्स, पर cot इनवर्स में आर्गुमेंट लिखना अच्छा नहीं लगेगा, tan इनवर्स में लिखते हैं, तो फिर इसको क्या लिख दें, tan इनवर्स ऑफ 17/11, पॉजिटिव है नंबर है ना, दो केसेस होते हैं इसमें भी प्रॉपर्टी में भी, बट वही वाली बात है, अब पॉजिटिव है तो सीधा सीधा होता है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। तो 11/17 पॉजिटिव नंबर है, डायरेक्ट रेसिप्रोकल होगा। अच्छा, माइनस भी हटाना हो तो वो भी हटा सकते हैं, ठीक है, ऐसे है तो इतना रिड्यूस कर लिएगा, ठीक है। नहीं तो दूसरा तरीका है, इसे सिंप्लीफाई करो, पहले ही सिंप्लीफाई कर लो x प्लस आटा वाई वाई की फॉर्म में, प्रोडक्ट और डिवीजन वाला कंसेप्ट को यूज करके, जैसे आर्गुमेंट बताते हैं वैसे बता दो, ठीक। बाकी देखते हैं कल वेक्टर में क्या करना है या कॉम्प्लेक्स नंबर में। सेक्शन ए किस में करना चाहेंगे डिस्कस, है कॉम्प्लेक्स नंबर सेक्शन ए। अच्छा ठीक है, वेक्टर का कर लेंगे, एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 वेक्टर इन 3D कल डिस्कस करेंगे फिर, है ना, ठीक, ओके।